सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। एज आई सेड कि मैं आपके लिए फॉर द जीकेपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हर रोज़ जो है लेके आऊँगा। और आज आपका डे फर्स्ट है एंड आज की इस वीडियो में ना बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके ग्रामर है, ठीक है, जो आपका वोकैब रहने वाली है, जो आपकी वर्बल एबिलिटी रहने वाली है, तो रिलेटेड टू दैट टॉपिक्स मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा सकते हैं। यहाँ से आपकी मैं रीडिंग स्किल्स भी ट्राई करूँगा आपकी इम्प्रूव करूँ। आई विल मेक श्योर कि आपके जो कंसेप्ट है रिलेटेड टू योर ग्रामर वो भी मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से आपके क्लियर कर पाऊँ। बस वीडियो में जुड़े जुड़े रहना आप सब, और ऐसा करना कि लाइक यार वीडियो को ना शेयर कर दो एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाओ जो मतलब प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द जेकेपीएससी, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो विदाउट एनी काइंड ऑफ वेस्टिंग टाइम चलते हैं आगे। एंड आपका नया साल जो है शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारी रेजोल्यूशंस बच्चे लेंगे, बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे कि करेंगे। आई विश कि यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू वांट और अचीव करो आप बहुत सारी, मतलब सक्सेस अचीव करो, बहुत सारी चीज़ें जो आप चाहते हो वो आपको मिले। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेयर इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना, ये आपके क्वेश्चन है फ्रॉम द फिलर्स। जैसा मैंने आपको कहा था कि मिक्स क्वेश्चन है आज के इस क्लास में, तो ये फिलर्स हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आपके सामने एक यहाँ पे सेंटेंस आपको दे रखा है, देन यू हैव 4 ऑप्शंस देयर, और आपको बस इतना बताना है कौन सा सूटेबली जो है वो यहाँ पे फिल होगा। तो आई विल गिव यू 10 सेकेंड, देन आफ्टर आई विल रीड इट। जल्दी से बताओ क्या आने वाले। ये लो, चलो क्या लिख रखा है। कहता द डिटेक्टिव्स डैश क्वेश्चनिंग लेड टू द सस्पेक्ट इन एडवर्टेंटली रिवीलिंग क्रूशियल डिटेल्स। कहता जो डिटेक्टिव के क्वेश्चन थे, जो डिटेक्टिव का बार बार ऐसे लाइक ऐसा लग रहा है क्वेश्चन पूछना था ना, क्वेश्चनिंग थी, जो क्वेश्चन थे उसके, वो क्या हुआ, लेड टू द सस्पेक्ट, क्या हुआ, सस्पेक्ट के मुंह से ना क्या हो गया, क्रूशियल डिटेल्स निकल गई, है ना। जो उसने बार बार क्वेश्चन करे, ये जो क्वेश्चन वो कर रहा था उसकी वजह से हुआ क्या कि जो सस्पेक्ट था उसके मुंह से डिटेल्स निकल गई, क्रूशियल डिटेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब समझते हैं। इंसिसेंट का मतलब होता है निरंतर, है ना, लगातार कोई चीज़ करते रहना। तो लाइक ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज सूटेबल, सामने आंसर देखिए। रेटिसेंट इज व्हाट, रेटिसेंट मीन्स रिजर्व्ड। मतलब कि ऐसा अगर मैं यहाँ पे ये लिखता कि डिटेक्टिव्स रेटिसेंट क्वेश्चनिंग, मतलब उसके एक ऐसा क्वेश्चन, मतलब उसने एक ही क्वेश्चन पूछा, उसने बड़ा रिजर्व सा क्वेश्चन पूछा और उसकी वजह से उसने क्रूशियल डिटेल निकाल दी, ऐसा कुछ नहीं है। उसने क्वेश्चन बहुत करे जिसकी वजह से डिटेल बाहर निकली है। ओके, मेटिकुलस, मेटिकुलस होता है कि अगर मैं बोल दूं कि मेटिकुलस क्वेश्चनिंग, तो उसने बड़ा सोच समझ के क्वेश्चन किया, है ना, बहुत चीज़ सोच समझ के करना। तो यहाँ पे ये सूटेबल ऑप्शन वैसे ये भी हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस इट इज़ बेस्ट सूटेबल आंसर जो आपका है इंसिसेंट। और कैवेलियर एक बार चेक कर लेते हैं सारे के सारे आंसर्स आपने। इंसिसेंट सिंपल, कोई चीज है बिना इंटरप्शन पे बार बार कंटिन्यू कर रहे हो। एंड कैविलियर इज व्हाट, इट इज मीनिंग शोइंग लैक ऑफ प्रॉपर कंसर्न, मतलब कोई कंसर्न नहीं था, बिना सोच समझ के बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो था वो बिल्कुल सही था। आगे चलते हैं, आंसर एक बार चेक कर लेना खुद से। चलो, कहता द न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर टुक इमीडिएट स्टेप्स टू डैश द इनएफिशिएंसीज इन द डिपार्टमेंट्स वर्कफ्लो। कहता जो न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर था उसने इमीडिएट स्टेप लिए ताकि जो कमियां हैं डिपार्टमेंट के वर्क फ्लो में उसे किया जा सके। क्या किया जा सके, परपेचुएट किया जा सके, एक्सकर्बेट किया जा सके, ऑब्फस्केट किया जा सके, या रेक्टिफाई किया जा सके। दोबारा से सुनना। अब रेक्टिफाई का मतलब होता है कुछ चीज़ों को सही करना, टू मेक समथिंग राइट, चीज़ों को सही करना। अब परपेचुएट क्या होता है, या फिर परपेचुअल मोशन की बात करो, याद करो कोई चीज़ बस एक लूप में है, ठीक है, चले जा रही है, ठीक है। एक्सकर्बेट किसी चीज़ को और बुरा बना देना, ठीक है, टू मेक समथिंग वर्स, है ना, टू मेक समथिंग मोर वर्स, ऐसा समझ लो। और या फिर ऑफस्केट का होता है कंफ्यूज करना, है ना, लाइक टू कंफ्यूज समवन। तो कहता जो न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर था उसने इमीडिएट स्टेप्स लिए ताकि क्या कर सके, टू रेक्टिफाई, चीज़ों को सुधार सके, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट की जो वर्कफ्लो में कमी आ रही है उन चीज़ों को सुधार सके। तो रेक्टिफाई इज द बेस्ट सूटेबल आंसर। चलो ये आंसर है, चेक कर लेना। चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, यू हैव टू फिल इट। बताओ। कहता द प्रोफेसर डैश अप्रोच टू टीचिंग
encouraged students to think independently and challenge established norms. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. कहते हैं जो प्रोफेसर की जो अप्रोच थी जो टीचिंग में, उसने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनकरेज करा और ये सोचने पे मजबूर करा टू थिंक उसने इनकरेज करा स्टूडेंट्स को ताकि वो इंडिपेंडेंटली सोच सके और बहुत जो पुराने नॉर्म्स हैं, एस्टेब्लिश नॉर्म्स हैं, उन्हें चैलेंज कर सके. तो क्या किया होगा, प्रोफेसर की कैसी अप्रोच रही होगी? द प्रोफेसर डैश अप्रोच टू टीचिंग. प्रोफेसर की अप्रोच कैसी रही होगी? डॉगमेटिक होता है पुराने विचारों पे, ऑर्थोडॉक्स बोल सकते हो आप इसे, ठीक है. अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच थी. टैपिड टैपिड आपकी जो टर्म है ये मैक्सिमम टाइम्स में ऐसे यूज़ करी जाती है लाइक वाटर के लिए. जैसे लूक वार्म वाटर होता है ना, बहुत हल्का हल्का गर्म, तो टैपिड वाटर उसे कहते हैं. तो ये बड़ा नॉर्मल ऐसे स्मूथनेस के लिए ज़्यादा टर्म यूज़ करते हैं. एंड कन्वेंशनल तो होता है कि बड़ी देर से जो चले आ रहे हैं. अब उसने क्या बोला, कहता प्रोफेसर की अप्रोच थी. कैसी अप्रोच थी? कहता अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच थी, नई सोच वाली अप्रोच थी, जिसने स्टूडेंट्स को एनकरेज करा कि ताकि वो इंडिपेंडेंटली सोच सके और एस्टैब्लिश जो पुराने नॉर्म चले आ रहे हैं उसको क्वेश्चन कर सके. नॉट डॉगमेटिक, नॉट टैपिड. टैपिड तो बड़ा स्मूथ अप्रोच होगी, बड़ी आराम से अप्रोच करी कोई. उसकी अप्रोच जो थी अनऑर्थोडॉक्स थी, नए आइडियाज़ वाली थी. ठीक है, चेक योर आंसर्स. आगे चलते. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4. जल्दी से बताओ क्या आएगा. The government introduced reforms to dash the grievances of marginalized communities. तो कहता है गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करे रिफॉर्म्स ताकि टू डैश द ग्रीवेंसेज ऐसा समझ लो. इट इज़ अ टर्म दैट इज यूज्ड फॉर कंप्लेंट्स तुम बोल सकते हो इसे. कंप्लेंट्स तो क्या बोल रहे हैं, कहता है जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करे रिफॉर्म्स, ठीक है, ताकि कंप्लेंट्स जो है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ की वो सामने आए या उसे सॉल्व किया जा सके. तो एम्पलीफाई होता है कि उनकी कंप्लेंट्स को बढ़ावा दिया, कंप्लेंट सॉल्व करिए, ठीक है. एक्सकर्बेट चीज़ों को और बुरा बनाया. ओके. विंडिकेट इज व्हाट, आप ऐसा समझ लो, विंडिकेट टर्म जो है थोड़ी दुश्मनी के साथ रिलेटेड आती है कि दुश्मनी को ख़त्म करना, कुछ ऐसा, ठीक है. अब रीड्रेस मतलब, तो रीड्रेस द ग्रीवेंसेस. देखो ग्रीवेंसेस का रीड्रेस टर्म जो है बहुत बार यूज़ करी जाती है. तो आपका क्या आएगा, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करे रिफॉर्म्स ताकि मतलब जो कंप्लेंट्स हैं किसकी, आपकी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ की, उसे रिड्रेस करा जाए. ठीक है, चलो. विंडिकेट इज व्हाट, टू क्लियर समवन ऑफ ब्लेम. मतलब दुश्मनी है ऐसा समझ लो कि किसी पे ब्लेम कोई डाला, उसको साफ कर क्लियर कर दिया या दुश्मनी खत्म कर दी, तो विंडिकेट. चलो आंसर दो इसका. कहता हिज स्पीच वॉज सो डैश दैट इट लेफ्ट द ऑडियंस बोथ इंस्पायर्ड एंड इंट्रोस्पेक्टिव. उसकी जो स्पीच थी ना वो बहुत ज़्यादा डैश थी, जिसकी वजह से ऑडियंस जो है बहुत इंस्पायर्ड, ठीक है. लेफ्ट कैसा है, इंस्पायर्ड और इंट्रोस्पेक्टिव हो गई. बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड, बहुत ज़्यादा अच्छे सोचने शुरू कर दिया, और इंट्रोस्पेक्टिव अंदर झांकना शुरू कर दिया. तो स्पीच कैसी होगी, वर्बोज होता है जो बहुत बातें करता हो, तो बहुत बातूनी वाली, बहुत बातें थी उसमें, ऐसी अप्रोच थी उसकी, या ऐसी स्पीच थी उसकी. क्रिप्टिक, जादुई सोच थी उसकी, जादुई स्पीच थी, ऐसा भी नहीं हो सकता. इंटरेस्टिंग नहीं थी, नॉट इंटरेस्टिंग. तो कहता प्रोफाउंड, कहता बहुत डीप थी. डीप मीन्स प्रोफाउंड. कहता बहुत प्रोफाउंड स्पीच थी उसकी, जिसकी वजह से जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड एंड इंट्रोस्पेक्टिव जो थे फील कर रहे थे. तो ये थे कुछ फिलर्स आपके. आई होप ये आपको समझ आए. अब आगे सेकंड सेक्शन जो है उस पर मूव करते हैं. दैट इज व्हाट, दैट इज योर आंसर चेक कर लेना. दैट इज योर सेंटेंस इंप्रूवमेंट. ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट. आई विल मेक श्योर कि आपको ये ना बहुत डिटेल में समझाऊं, हर एक कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट जो है उसे समझाऊं. एंड आपका जो हमने देखो, आपको पता है आपका जेकेपीएससी के लिए मैंने आपका पर्टिकुलर बैच जो है आपका वो भी अपनी ऐप पे हमने लॉन्च कर रखा है. दैट इज़ करियर फोकस एग्ज़ाम प्रेप करके आपकी ऐप है, उसमें मैंने आपका इंग्लिश का पर्टिकुलर बैच भी वहाँ पे आपका डाल रखा है. एंड जल्दी से आप वहाँ जा सकते हो एंड उस बैच को परचेज़ कर सकते हो अगर आप मेरे से इंग्लिश जो है और अच्छे से रूल्स कंसेप्ट समझना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो तो. ठीक है, चलो आ जाओ. तो कहता द साइंटिस्ट claimed that the experiment
would yield the desired results only if the conditions were meticulously monitored throughout. चलो यार एक सेकेंड, अगर आपको इम्प्रूव करना है, अंडरलाइन नहीं करा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ओनली फॉर यहाँ से मैं आपको ये मार्क कर देता हूँ खुद से, ठीक है। ये आपको एक सेकेंड दो, गिव मी 1 सेकेंड, मैं आपको ये अंडरलाइन कर देता हूँ, आपको किस जगह पे जो है इसको करेक्ट करना है। गिव मी 1 सेकेंड। ये आपका जो रेड में अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपको इसको जो है नीचे जितने भी ऑप्शंस आपको देंगे सूटेबली आपको यहाँ पे इनसे रिप्लेस करना, अगर होते होंगे तो करना, अगर रिप्लेस नहीं होते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से ये लो, आपके पास है 30 सेकेंड आपके, आई विल गिव यू 30 सेकेंड, देन आफ्टर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलो, तो क्या कह रहे हैं, द साइंटिस्ट क्लेम दैट, साइंटिस्ट ने क्लेम करा, द एक्सपेरिमेंट वुड यील्ड द डिजायर रिजल्ट्स, जो एक्सपेरिमेंट है वो डिजायर रिजल्ट देगा ओनली इफ द कंडीशंस वर, बड़ा सोच समझ के कहता, ओनली द कंडीशंस वर मेटिकुलसली मॉनिटर्ड थ्रू आउट। चलो, अब अगर बड़ा सिंपल सी बात करें तो आपको यहाँ पे सिंपल दिख गया होगा क्लेम्ड, जहाँ पे आपको दिख रही है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो कहता है द साइंटिस्ट क्लेम्ड दैट, आपको देखिए यहाँ पे सिंपल पास्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी, आगे भी आपको पास्ट ही चाहिए, तो आप यहाँ पे प्रेजेंट तो यहाँ पे बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे, आर तो नहीं आने वाला। द कंडीशंस वर मेटिकुलसली मॉनिटर्ड, चलो ये भी समझ आ रहे हैं, ठीक है। जो आपको एक अप्रोच देखनी है, यहाँ पे क्या देखनी है, फिर कहता ओनली इफ, यहाँ पे देखेंगे ओनली इफ द कंडीशंस वर मेटिकुलसली मॉनिटर्ड, उसने बोला कि ऐसा कर सकते हैं क्या कि ओनली इफ द कंडीशंस वर मॉनिटर्ड मेटिकुलस। अब यहाँ पे आपको भी समझ आ रहा है, सुनना ध्यान से, कहता साइंटिस्ट ये क्लेम करते हैं जो एक्सपेरिमेंट जो है वो अच्छे रिजल्ट दे सकता है ओनली इफ, अगर, सिर्फ अगर हम कंडीशंस को क्या करें, अच्छे से सोच समझ के सावधानी से मॉनिटर करते चले, तो हमें इस एक्सपेरिमेंट से अच्छे डिजायर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। शायद मॉनिटर्ड यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वर्ब है, एंड इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ये, जिसे आप एडवर्ब बोलते हो, ठीक है। तो कंडीशंस को के लिए मेटिकुलसली लगा नहीं है, ये जो आपका मॉनिटर्ड है ना, ये वर्ब इसके लिए मेटिकुलसली लगा है, क्योंकि वर्ब को हमेशा एडवर्ब भी आपको मॉडिफाई करता है। तो क्या आएगा, तो साइंटिस्ट क्लेम दैट, यहाँ पे नो इंप्रूवमेंट है यार, सिंपल है। यहाँ पे अगर तो आप ये लिख रहे हो ना, ओनली इफ द कंडीशंस वर मॉनिटर्ड मेटिकुलस, तो मॉनिटर्ड मेटिकुलस इज एडजेक्टिव एंड मॉनिटर्ड इज वर्ब, वर्ब को मॉडिफाई एडजेक्टिव नहीं करता है, आपका एडवर्ब करता है। तो कहता तभी हम एक अच्छे रिजल्ट देख सकते हैं अगर कंडीशंस को मॉनिटर करा जाएगा सावधानी के साथ, ठीक है। चलो, मेटिकुलसली, जल्दी से सेम यहाँ भी आपका, मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, आपको किसको यहाँ पे इम्प्रूव करना है, ठीक है। ये है, आपको इसको इम्प्रूव करना है कि क्या यहाँ पे से किया जाए या ना किया जाए। चलो, कहता हैविंग वर्क टायरलेसली फॉर मंथ्स, कहता काम किया बहुत महीनों तक, द टीम मेंबर्स वर डिटरमाइंड टू नॉट लेट देयर एफर्ट्स गो इन वेन एट द लास्ट मोमेंट। तो कहता टायरलेसली काम किया बहुत महीने तक, और टीम मेंबर जो है वो बहुत डिटरमाइंड है कि जितने भी उनके एफर्ट्स हैं वो सारे के सारे लास्ट मोमेंट में तो खराब ना हो, पानी ना फिर जाए उन पर, ठीक है। अब टू नॉट, यहाँ पे अगर आपको कंसेप्ट में समझाऊं तो आपको एक कंसेप्ट हमेशा याद रखना है, ये है कंसेप्ट आपका इन्फिनेटिव का, ठीक है। इन्फिनेटिव में भी एक कंसेप्ट आपका आता है स्प्लिट इन्फिनेटिव का। इन्फिनेटिव होता क्या, आपका 2+V1, ठीक है, जब आपका नाउन का काम करे। इसे मैंने बहुत डिटेल में आपको इन्फिनेटिव आपके क्लासेस में समझा रखा है, ठीक है, जब 2+V1 नाउन का काम करे। अब कहता ऐसा कहा जाता है कि स्प्लिट इन्फिनेटिव आपको यूज करना ना, अगर तो नॉट पहले यूज करना, ऐसा तो 2+V1 लिखते हैं, नॉट पहले यूज करना, फिर 2+V1 यूज करना। ऑल्दो यू कैन यूज इट टू नॉट और लेट, ऐसा यूज कर सकते हो। टू लेट जहाँ पे देखा जाए इन्फिनेटिव है और बीच में इसको नॉट ने स्प्लिट कर रखा है, तो स्प्लिट इन्फिनेटिव यूज करना, नॉट पहले लगाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। बट अभी भी अब अगर इनफॉर्मल में देखूँ मैं तो ऐसा भी यूज कर लेते। तो कहता काम किया टायरलेसली बहुत महीनों तक, अब टीम मेंबर जो है वो बहुत डिटरमाइंड है और चाहते हैं कि उनके एफर्ट जो है वो एट द लास्ट मोमेंट खराब ना हो, पानी ना फिर जाए।
तो टू नॉट यूज नहीं करते, नॉट टू यूज करते, तो नॉट टू लेट देयर एफर्ट्स गो इन वेन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मोस्ट सुटेबल आंसर आपका बी है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी से आंसर दो। कहते द लॉयर एडवाइज्ड द क्लाइंट नॉट टू डिवल्ज एनी डिटेल्स अबाउट द केस until they were officially summoned by the court। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो बट आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे इस सेंटेंस को इम्प्रूव करना है जहाँ पे आपको अंडरलाइन कर रखे, एंड अंडरलाइन आपका कहाँ कर रखा है, दैट इज व्हाट हियर। ठीक है, ये आपका अंडरलाइन कर रखे, आपको यहाँ पे इसको अरेंज वो करना है। बताओ कि रिप्लेस करा जाए तो किससे करा जाए। लॉयर एडवाइज्ड, एडवाइज्ड बिल्कुल सही लगा है, ये आपका वर्ब है। एंड द लॉयर एडवाइज द क्लाइंट, ठीक है, इट इज व्हाट, इट इज योर ऑब्जेक्ट। नॉट टू डाइवर्ज, देखो यहाँ पे उसने नॉट यूज करा, जो थोड़ी देर पहले कंसेप्ट समझाया तुम्हें। 2 + V1 इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव से पहले नॉट लग रखा है आपका, ठीक है, तो ये स्प्लिट इन्फिनेटिव है, नॉट पहले लगाना है, ठीक है। 2 के बीच में भी लगा सकते हो बट चांसेस आर हाई आपको ऐसे करना है। कहता है नॉट टू डिवल्ज एनी डिटेल्स अबाउट द केस until they were officially summoned by the court। तो लॉयर ने एडवाइस करा क्लाइंट को कि कोई भी डाइवर्ज का मतलब होता है रिवील, ठीक है, कि कोई भी डिटेल जो है अबाउट द केस वो रिवील ना करे जब तक आपको कोर्ट नहीं बुलाता। चलो कहता है डाइवर्ज एनी डिटेल्स फॉर द केस, नॉट द फॉर, डाइवर्ज सम डिटेल्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों का ना कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि क्या किया जाए, डाइवर्ज एनी डिटेल्स यूज़ किया जाए या सम डिटेल्स यूज़ करा जाए। आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है एनी और आपके सम का कंसेप्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूँ आई हैव सम मनी, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आई हैव सम रुपी, आई हैव सम मनी या समथिंग एल्स, तो आप सम हमेशा तब यूज़ करते हो जब आपको पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज़ करना हो। बट अगर आपको नेगेटिव के लिए यूज़ करना हो ना, तो नेगेटिव के लिए आप हमेशा एनी ही यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे उसने यहाँ पे लिखे नॉट टू डिवल्ज एनी डिटेल्स, कहते कोई भी डिटेल्स रिवील नहीं करनी है, तो नेगेटिव है। या फिर आपको इंटेरोगेटिव भी दिखेगा, तब भी आप यहाँ पे सम कभी यूज मत करना, आपको हमेशा एनी यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। चलो क्या आएगा, तो सम तो बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंस आ रही थी, ठीक है। कहता डाइवल्जिंग एनी, डाइवल्जिंग में नहीं आएगा, नो इंप्रूवमेंट, कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत यहाँ पे है नहीं, तो सिंपल आएगा कि द लॉयर एडवाइज द क्लाइंट नॉट टू डाइवर्ज एनी डिटेल्स अबाउट द केस अंटिल, जब तक आपको कोर्ट जो है वो बुलाता नहीं है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। चलो जल्दी से इसका देखो। कहता द प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड आउटराइट डिस्पाइट ऑफ द टीम्स एफर्ट टू कन्विंस द स्टेक होल्डर्स ऑफ इट्स ओवेबिलिटी। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा नहीं, थोड़ा ये ज़्यादा कुछ तो है नहीं इसमें। अगर आपको यहाँ पे देखोगे ना, आपको आंसर सामने दिख जाएगा और इसने यही बोला हुआ है इस पार्ट में कुछ गलती है, आपको इसको रिप्लेस करना चारों के साथ। डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ नहीं लगता, हम इस प्रेपोजिशन को कॉन्सेप्ट, प्रेपोजिशन वाले कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो कहते हैं द प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड, कहता है प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड आउटराइट, जैसा डायरेक्टली, जैसे प्रपोजल जो है एकदम से रिजेक्ट कर दिया गया, देखते रिजेक्ट कर दिया गया, डिस्पाइट ऑफ द टीम्स एफर्ट टू कन्विंस द स्टेक होल्डर ऑफ इट्स एबिलिटी। बहुत सारी टीम ने बहुत सारे एफर्ट लगाए, टीम के एफर्ट्स, डिस्पाइट ऑफ द टीम्स एफर्ट, टीम के एफर्ट लगाने के बावजूद भी प्रपोजल को एकदम से रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ तो आएगा नहीं, कहता है डिस्पाइट द टीम एफर्ट्स टू कन्विंस, ऑल्दो तो यूज भी नहीं कर रहे, या डिस्पाइट द टीम्स एफर्ट टू कन्विंस, क्या करोगे। अब डिस्पाइट के साथ एक ऑफ नहीं आना, ऑफ निकाल दो, निकाल दिया, बचे हमारे पास दो ऑप्शन है कि डिस्पाइट द टीम, और देखो ना यार टीम्स और टीम्स में फ़र्क है ना, इस वाले टीम्स में और इस वाले टीम्स में बहुत फ़र्क है, ये प्लूरल है, बट ये जो है ये आपका आप पोजीशन बताते हैं कि डिस्पाइट द टीम्स एफर्ट, टीम के एफर्ट्स के बावजूद भी, तो टीम के एफर्ट्स है उसके बावजूद भी प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आप यहाँ पे इसको रिप्लेस करोगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, ठीक है। चलो आगे चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा इसका। ऑल्दो द एथलीट वॉज रिकवरिंग फ्रॉम इंजरी एंड यू हैव टू डू वॉट, आपको यहाँ पे सही करना है, ये वाला आपका पार्ट है, आपको इसको रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करोगे, ठीक है। ऑल्दो
जो एथलीट था वॉज रिकवरिंग फ्रॉम इंजरी, ऑल दो जो एथलीट था वो रिकवर कर रहा था इंजरी से, ही पार्टिसिपेटेड द चैंपियनशिप एंड वेंट ऑन टू सिक्योर अ मेडल। बताओ क्या आएगा? बीइंग रिकवर्ड फ्रॉम एन इंजरी, रिकवरिंग ऑफ एन इंजरी, वॉज रिकवरिंग फ्रॉम एन इंजरी और नो इम्प्रूवमेंट। तो क्या आएगा? ऑल दो द एथलीट वॉज रिकवरिंग फ्रॉम। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, बिल्कुल लिटिल थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इंजरी क्या है यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर आप पहचान सको, ऑल दो द एथलीट वॉज रिकवरिंग फ्रॉम वॉट, इट इज़ वॉट, इट इज़ अ नाउन। एंड आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपका नाउन से पहले आर्टिकल लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? नाउन से पहले आर्टिकल आपका लगता ही लगता है, ठीक है? हिज रिकवरिंग फ्रॉम, यहाँ तो ए लगेगा यहाँ तो एन लगेगा, बट वो क्या कब लगेगा? जब ए और एन तब लगता है जब आपका नाउन जो है वो सिंगुलर है एंड वो काउंटेबल है। क्या इंजरी का इंजरीज होता है? होता है, तो मतलब प्लूरल फॉर्म तो होती है, काउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है। इसलिए इससे पहले आपको बस छोटी सी गलती कर रखी है, उसने आर्टिकल एंड नहीं लगा रखा था क्योंकि आपके वॉल की साउंड दे रहे हैं। तो क्या आएगा? बीइंग रिकवर्ड नहीं आएगा, वॉज रिकवरिंग फ्रॉम एन इंजरी, ऑप्शन नंबर सी। तो कहता ऑल दो एथलीट जो है वो रिकवर कर रहा था इंजरी से, उसने पार्टिसिपेट करा चैंपियनशिप में एंड वेंट ऑन टू सिक्योर अ मेडल, और उसने मेडल सिक्योर करा था। चलो सही है, जल्दी से आंसर दो इसका। आपको करेक्ट किसमें कहाँ पे करना है? ऑफ वर्किंग, यहाँ से, ठीक है? तो ये वाले पार्ट में शायद कुछ गलती है, मेक श्योर आप इस गलती को निकाल पाओ, जल्दी से बताओ। कहता द सीईओ व्हाइल एड्रेसिंग the shareholders emphasized the importance of working hard to regain the trust which had been lost over the past year। तो कहता सीईओ जो है वो जब एड्रेस कर रहा था शेयर होल्डर्स को, अगर यहाँ पे आपको एम्फेसाइज्ड के साथ ऑन दिख जाता ना तो फिर तो गलती है। कभी भी जैसे अटैक के साथ ऑन नहीं लगता, अटैक एक वर्ड आपका आता है जिसका ऑन लगता नहीं, प्रपोजिशन में करा हमने, वैसे ही यहाँ पे एम्फेसाइज है, एम्फेसाइज वर्ड के साथ भी ऑन प्रपोजिशन नहीं लगती। आप लगाया हुआ दिखता ना, बहुत अच्छा लगता कि द सीईओ जो है वाइल एड्रेसिंग द शेयर होल्डर एम्फेसाइज्ड ऑन, गलत हो जाता, तो अगर ऑन होता तब तो गलत था, बट यहाँ पे नहीं लगा, बिल्कुल सही है। तो जो सीईओ था एड्रेस कर रहा था जब शेयर होल्डर्स को, तो एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस, उसने एम्फेसाइज करी इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग हार्ड टू रिगेन द ट्रस्ट। चलो थोड़ा सा डिकोड करते हैं, थोड़ा समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ ऑफ वर्किंग हार्डली, अगर आपको देखा जाए तो हार्ड और हार्डली में बहुत डिफरेंस है, दोनों एडवर्ब का काम कर सकते हैं। इसका हार्ड का मतलब होता है कि मैं बोलूँ ही इज़ वर्किंग हार्ड तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? मैं बोलूँ हार्डली ही कम्स टू माई हाउस तो इसका मतलब है बहुत रेयरली, बहुत कम मेरे घर पे आते हैं। तो हार्डली भी एडवर्ब का काम करता है, हार्ड भी एडवर्ब का काम करता है, बट हार्डली का मतलब होता है बहुत कम, हार्डली बहुत कम, ठीक है? तो कहता सीईओ जो था जब एड्रेस कर रहा था शेयर होल्डर को, एम्फेसाइज करा इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग हार्ड, बहुत कम मेहनत की इंपॉर्टेंस को एम्फेसाइज कर रहा है, शाबाश, गलत है। चलो ऑफ वर्किंग हार्डर, हार्डर दिखा, हार्डर तो आपको दिखा कंपैरेटिव डिग्री। अगर आप यहाँ पे ये कर दो ना कि जो सीईओ था एड्रेस कर रहा था जब शेयर होल्डर्स को, उसने एम्फेसाइज करा इंपॉर्टेंस, किसकी इंपॉर्टेंस? की मेहनत करो, वर्किंग हार्डर मोर देन समथिंग, कुछ ना कुछ लगना चाहिए, वर्किंग हार्डर देन देम, ठीक है? मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपैरिजन दिखना चाहिए तुम्हें कि इतना ज़्यादा मेहनत करनी है उनसे या वैसा कुछ करना है, तो हार्डर भी तो नहीं आ सकता। एम्फेसाइज्ड ऑन, अभी देख के आए हो, एम्फेसाइज के बाद तो ऑन दिखना भी नहीं चाहिए, तो देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, कोई भी इम्प्रूवमेंट आपको यहाँ पे नहीं करनी है। नई चीज़ें समझ आएंगी, लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का बहुत डिटेल में आंसर दूँ। बट अगर आप ये चाहते हो इन कंसेप्ट को और डिटेल्ड वे में आप समझना चाहते हो तो मेक श्योर आप कोर्स पे ज़रूर एनरोल करो। चलो, द स्टूडेंट्स एक्सप्रेस्ड डिसअपॉइंटमेंट इन द फैक्ट दैट the results were delayed which disrupted their plans for applying to universities abroad। तो डिसअपॉइंटमेंट से यहाँ पे आपकी गलती है, आपको इस वाले पार्ट में गलती दिख रही है, आपको इसको रिप्लेस करना है। चलो, तो जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपनी डिसअपॉइंटमेंट जो है, द स्टूडेंट एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट इन द फैक्ट दैट द रिजल्ट वर डिलेड। उन्होंने अपनी डिसअपॉइंटमेंट दिखाई कि रिजल्ट डिले हुए, ठीक है? जिस चीज़ ने क्या करा, डिस्टर्ब करे उनके प्लान्स फॉर अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटीज़। तो गलती क्या हो सकती है, एक बार देखते हैं। तो कहता है डिसअपॉइंटमेंट ऑन द फैक्ट नहीं आ सकता, ये थोड़ा याद करने वाला ही है,
कि डिसअपॉइंटमेंट जहाँ भी दिखता है उसके साथ preposition लगती है about, याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है. इट इज़ व्हाट, इट इज़ योर फिक्स्ड प्रेपोजिशन. तो डिसअपॉइंटमेंट दिखेगा, अबाउट यूज करना. तो द स्टूडेंट्स एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट अबाउट द फैक्ट दैट द रिजल्ट, नो डिसअपॉइंट फॉर द फैक्ट नहीं आएगा, तो डिसअपॉइंटमेंट अबाउट, ठीक है, अबाउट द फैक्ट दैट द रिजल्ट्स वर डिलेड. तो ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन आपको याद रखनी पड़ेगी. चले आगे. अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट होने वाला है. मेक श्योर बहुत आराम से आंसर आप दे पाओ. चलो जल्दी से. कहता द कमेटी हैज़ पोस्टपोन्ड, ये आपके एरर डिटेक्शन है, एरर को डिटेक्ट करना है आपने, ठीक है, कि किस पार्ट में गलती हो सकती है. थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स आपको नए नए सीखने को मिलेंगे. मतलब कंप्लीट प्रैक्टिस है यार, मज़ा आएगा. ये लेवल थोड़ा हार्ड है आपके जेके पीएससी से, थोड़ा सा हार्ड. मैं खुद जानबूझ के लेके आया हूँ कि आपको पता चले कि लाइक क्वेश्चन एक्चुअल में होते क्या, ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन क्या होते हैं. तो कमेटी है हैज़ पोस्टपोन्ड इट्स मीटिंग. अब बच्चों को लगा होगा कमेटी, अब कमेटी इट इज़ अ कलेक्टिव नाउन है ना, और कलेक्टिव नाउन में होता क्या है, बच्चों को समझ नहीं आता कि वर्ब जो है वो प्लूरल लगती है, वर्ब जो है वो सिंगुलर लगती है. अब ये बात मैं अपने जो पेड बैच में जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है. तो कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब प्लूरल भी लगाई जाती है, सिंगुलर भी लगाई जाती है. अगर तो कलेक्टिव नाउन कलेक्टिवली काम करे, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ द आर्मी डैश मार्चिंग towards the Himalayas, ठीक है, और एक यहाँ पे लिखता हूँ द आर्मी डैश चेंजिंग देयर यूनिफॉर्म्स, ठीक है. और अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्मी जो है वो क्या है, आप क्या मुंह से आंसर नहीं होता है, इट इज अ कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ग्रुप ऑफ सोल्जर्स का नाम है आर्मी. अब कलेक्टिव नाउन की जगह मैं आर्मी इज मार्चिंग लगाऊं या आर चेंजिंग लगाऊं, वो चीज़ समझ नहीं आती कि इज और आर लगा क्यों. जब आर्मी का एक ही काम था हिमालयस की तरफ मार्च करने का, आपने वर्ब सिंगुलर लगाई. आर्मी मतलब कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिवली काम कर रहा है. बट आर्मी यहाँ पे इस टाइम पे ना कलेक्टिव नाउन जो है चेंजिंग देयर यूनिफॉर्म. अब अपनी अपनी यूनिफॉर्म देखो, काम बेशक वो एक कर रहे हैं, आर्मी जो है काम एक कर रही है, यूनिफॉर्म चेंज कर रही है. आपको लगा इज लगा देते हैं, बट उनका काम जो है वो अनकलेक्टिव है, अलग अलग काम कर रहे हैं यार, कि अपनी अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर रहे हैं. अनकलेक्टिव काम है, बेशक एक काम है बट अनकलेक्टिव है, इसलिए आर लगा. वैसे यहाँ पे कमेटी जो है पोस्टपोन करिए अपनी मीटिंग. तो मान लो कमेटी में 20 बंदे हैं और 20 बंदों ने पोस्टपोन करी है मीटिंग, तो इसका मतलब सबने मिलकर करी होगी, तो हैज़ बिल्कुल सही लगा हुआ है. तो कमेटी हैज़ पोस्टपोन्ड इट्स मीटिंग दैट वाज शेड्यूल्ड फॉर टुमारो, कोई गलती नहीं. until next Monday, in a view of the ongoing disruptions in internet connectivity in the region due to the cyclone, कोई गलती नहीं है, there is no mistake, ये आपका बिल्कुल सही. तो कमेटी ने पोस्टपोन करी अपनी मीटिंग जो शेड्यूल करी गई थी. अब बहुत सारों को लगा होगा हैज़ और V3 लगे, तो फिर ये पास्ट कहाँ से आ गए. तो ये चीज़ याद रखना, ये जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है. दैट जो है इट इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो इन्फॉर्मेशन आपको दिखती है ना, वो किसी भी रूल में आ सकती है, किसी भी टेंस में आपके आ सकती है, उसका इसके साथ कोई लिंकेज नहीं होता आपका. अगर आपको कहीं पे रिलेटिव प्रोनाउन दिखता है जो रिलेशन बताते हैं, तो कहीं ना कहीं जब आपको ये दिखे उसके बाद जो आपका क्लॉज आता है ना, वो किसी भी टेंस में आ सकता है. उसकी लिंकेज कोई भी पीछे अगर देखी जाए तो लिंकेज तो उसकी बिल्कुल भी नहीं रहती इस वाले सेंटेंस के साथ, नेक्स्ट वाले जितने भी आपके सेंटेंस रहते हैं. तो कमेटी हैज़ पोस्टपोन्ड इट्स मीटिंग दैट वाज शेड्यूल्ड फॉर टुमारो. एंड कहीं होगा लगा होगा टुमारो है तो हैड पोस्टपोन कर देते, तो मत करके आना, क्योंकि इसका कोई भी लिंकेज नहीं है आपके इस वाले क्लॉज के साथ. बिल्कुल सही है, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अंटिल द नेक्स्ट मंडे इन द व्यू ऑन गोइंग डिसरप्शंस इंटरनेट कनेक्टिविटी इन द रीजन ड्यू टू द साइक्लोन. सिंपल है, कोई यहाँ पे दिक्कत है नहीं आपकी. जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो. शी कुड नॉट हेल्प बट वंडर if the delay in the decision making process was a deliberate attempt to sideline her contribution or just a plan inefficiency or the part of management. कहता she could not help but wonder, कहता वो हेल्प नहीं कर सकती थी, बट वंडर जो डिले आया है, वंडर इफ द डिले इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कहते जो डिले आया है, इफ द डिले जो है इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो था वो एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट था उसको साइडलाइन करने का, या फिर वो एक प्लेन इनएफिशिएंसी थी ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. नहीं समझ आ रहा, सुनना ध्यान से.
शी कुड नॉट हेल्प बट वंडर, कहता वो हेल्प नहीं कर सकती थी बट वंडर इफ जो डिले हुआ है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, क्या वो एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट होता, ठीक है, किस लिए, ताकि उसे साइडलाइन किया जा सके उसकी कंट्रीब्यूशन को, या फिर वो एक प्लेन इनएफिशिएंसी है ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, या फिर वो मैनेजमेंट के द्वारा एक इनएफिशिएंसी है जिसकी वजह से ये हुआ है। अब शी कुड नॉट हेल्प बट वंडर इफ द डिले इन द डिसीजन, इफ दिख रहा है कंडीशन है इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वॉज डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू साइडलाइन हर कॉन्ट्रीब्यूशन, और जस्ट ये थोड़ा सा तुम्हें दिक्कत लग रहा है, एक बार चेक करके देखो क्या दिक्कत लग रही है। एफिशिएंसी इज व्हाट, इनएफिशिएंसी जो है इट इज अनकाउंटेबल, ठीक है, इट इज अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल यार इनएफिशिएंसी अनकाउंटेबल है, अ प्लेन इनएफिशिएंसी गलत है, यहाँ पे आर्टिकल अ यूज नहीं करोगे, आर्टिकल तो तभी यूज करते हो ना, और जस्ट अ प्लेन इनएफिशिएंसी, अ प्लेन यूज नहीं करोगे, एफिशिएंसी इज व्हाट, इट इज अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के लिए ए एन आर्टिकल आपका नहीं आता। चलो जल्दी से आओ। द रेजिस्टेंस ऑफ द टाउन, most of whom have lived there for generations, opposed the construction of the new highway, which they believed would disrupt their quiet and serene lifestyle and caused irreversible environmental damage। चलो आराम से चलते हैं। कहते जो रेजिस्टेंस है ऑफ द टाउन, ये ऑफ दिख रहा है, इट इज व्हाट, इट इज अ प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आपको यहाँ तो नाउन दिखेगा, यहाँ तो आपको प्रोनाउन दिखेगा, और वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहे होते हैं, या फिर अगर आपको वर्ब भी दिख जाएगा ना तो वो फिर आपको जेरेंड दिखेगा, ठीक है, V1 प्लस ING की फॉर्म में जेरेंड दिखेगा, वो भी आपका नाउन का काम कर रहा होता है। तो कहता है रेजिस्टेंस जो है ऑफ द टाउन, बहुत सारों का लग रहा होगा मोस्ट ऑफ हुम गलत लग गए, बड़े सारे बच्चे क्या करके आते हु यहाँ पे लिख के आ जाते, और भाई ये सबसे बड़ी गलती है, हु यहाँ पे करना ही नहीं है आपने, क्यों नहीं करना है, मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ पे लगा ऑफ, ऑफ इज व्हाट, इट इज़ अ प्रेपोजिशन, ठीक है, एंड प्रेपोजिशन के बाद जो आता है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो जिसको नहीं पता हु और हुम का डिफरेंस, याद रखना हुम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का काम करता है एंड हु हमेशा आपके सब्जेक्टिव केस का काम करता है। तो कहता है जो रेजिडेंट्स थे ऑफ द टाउन, मोस्ट ऑफ हुम हैव लिव्ड देयर फॉर जनरेशन, और बहुत सारे उनमें से ऐसे थे जो जनरेशन से यहाँ पे रह रहे थे, अपोज करा उन्होंने किस चीज़ का, कंस्ट्रक्शन का, ऑफ द न्यू हाईवे, विच दे बिलीव्ड, जिनको जिस चीज़ में वो बिलीव करते थे कि वुड डिस्टर्ब, बिल्कुल सही लगा हुआ है, विल शेल माइट कैन मोडाइल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, बिल्कुल सही लगे। क्या बोल रहा है, विच दे बिलीव्ड वुड डिस्टर्ब देयर क्वाइट एंड सीरीन लाइफस्टाइल, उनका जो बड़ा क्वाइट और सीरीन लाइफस्टाइल था, बहुत आरामदायक जिंदगी वो जो जीते थे, शांत जिंदगी जो जीते थे, ठीक है, वो उसे डिस्टर्ब कर देंगे अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो जाएगी हाईवे के लिए, इसलिए अपोज कर रहे थे। एंड कॉज खुद ही निकल गया मुंह से यार, एंड कॉज, कॉज तो थोड़ी आएगा, अगर मैं आपको बड़ा आराम से समझाऊं, सुनना, कहता विच दे बिलीव्ड, अगर मैं इसको अगर ऐसा लिखूं, दे बिलीव्ड इट वुड डिस्टर्ब देयर क्वाइट एंड सीरीन लाइफस्टाइल एंड इट वुड कॉज इरिवर्सिबल, मतलब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका वुड जो है वो आपका मोडाइल था यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे ना कॉज आना नहीं चाहिए था, आपको यहाँ पे सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी थी, और उसने विच पहले, विच दे बिलीव पहले लिख दिए, विच पहले लिख दी, जिसकी वजह से आपको रेपिटेशन यहाँ पे जो है वो नहीं हुई वुड की। तो क्या आएगा, विच दे बिलीव वुड डिस्टर्ब द क्वाइट एंड सीरीन लाइफस्टाइल एंड वुड कॉज, तो वुड यूज नहीं करे, उसने रेपिटेशन लो नहीं करी है, क्या आएगा, एंड कॉज इरिवर्सिबल एनवायरमेंटल डैमेज। सिंपल, चलो सॉरी जल्दी से आंसर दो। कहते द कोच एडवाइज्ड हिज प्लेयर्स टू फोकस नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो, देख रहे नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर आता है, ठीक है, तो कोच एडवाइस करा प्लेयर्स को, ठीक है, तो फोकस करे सिर्फ ना ही फिजिकल फिटनेस पे बट ऑल्सो ऑन इंप्रूविंग देयर मेंटल हेल्थ, तो बात प्लेयर्स की चल रही थी, देयर मेंटल हेल्थ बिल्कुल सही है। रेजिलियंस एज इट वॉज क्रूशियल फॉर हैंडलिंग प्रेशर इन क्रिटिकल मोमेंट्स ऑफ द गेम, तो कोच ने एडवाइस करा सॉरी प्लेयर्स को, ताकि वो फोकस करें ना ही सिर्फ फिजिकल फिटनेस पे, नॉट ओनली के बाद ऑन दिख रहा है इट इज अ प्रेपोजिशन, बट ऑल्सो के बाद भी ऑन दिख रहा है इट इज अ प्रेपोजिशन, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। चलो, एज इट वॉज क्रूशियल फॉर हैंडलिंग प्रेशर इन क्रिटिकल मूवमेंट्स ऑफ द गेम, गलती देखो एक बार कहाँ पे है, तो कोच एडवाइज्ड हिज प्लेयर, गलती ये है, एक दिख रही है, कहता एडवाइज्ड और शायद एडवाइज्ड में बहुत फर्क है,
जहाँ पे सी दिखता है ना वो नाउन है, इसका मतलब सलाह, एडवाइस का मतलब सलाह देना। तो कोच ने कोच ने सलाह दी प्लेयर्स को, सलाह दी है ना, वर्ब यूज करोगे। ये आपको मैं नाउन वाली क्लास में याद करो, नाउन और वर्ब का जो मैंने कंपैरिजन करवाया था आपके बैच में, बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, जल्दी से आंसर दो। कहता इफ द डिटेल्स रिगार्डिंग द न्यू पॉलिसी हैड बीन कम्युनिकेटेड, जैसे इफ देखा मेरे दिमाग में आया कंडीशनल सेंटेंसेस। याद करो कंडीशनल सेंटेंसेस जब मैंने आपको टेंसेस में पढ़ाए थे, कि अगर आपको कहीं भी दिखे हैड बीन कम्युनिकेटेड है, यहाँ पे ये पैसिव है। ठीक है, एंड पैसिव का ये आपका पास्ट परफेक्ट है। तो आपको जो है अगर कहीं पे दिखे, आपको यूज क्या करना है, वर्ड शुड, माइट, कुड, हैव, उसके बाद बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपको ये यूज करना होता था आपके सेकंड क्लॉज में, दैट इज योर सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो कहता है इफ द डिटेल्स रिगार्डिंग द न्यू पॉलिसी हैड बीन कम्युनिकेट कर ली होती क्लियरली इन द इनिशियल फेज, तो मच ऑफ द कंफ्यूजन एंड एरर्स कुड हैव बीन अवॉइडेड। तो ये तो यार बिल्कुल सही आया हुआ है कि जो डिटेल्स ही न्यू पॉलिसी के रिगार्डिंग अगर उसे कम्युनिकेट कर लिया होता पहले ही इनिशियल फेज में, तो जो बहुत सारी जो कन्फ्यूजन थी या गलतियां थी वो अवॉइड हो सकती थी, और प्रोजेक्ट जो है वुड हैव रन स्मूथली फ्रॉम द स्टार्ट, और वो स्टार्ट हो चुका होता, स्मूथली स्टार्ट हुआ होता स्टार्टिंग से। बट गलती अगर आप यहाँ पे देखो तो गलती है यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गलती है यहाँ पे। आपको मैं डिफरेंस समझा चुका हूँ मच और मैनी का। ठीक है, मच जो है ये आप यूज़ करते हो अनकाउंटेबल्स के लिए, और मैनी यूज़ करते हो काउंटेबल के लिए। मैनी स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो स्टूडेंट्स काउंटेबल है, मैनी यूज़ करते हो। आप देखा कन्फ्यूजन के लिए तो उसने चलो मच यूज़ कर लिया है यहाँ पे कि मच ऑफ द कन्फ्यूजन, बट एरर्स ये तो काउंटेबल है ना, काउंटेबल के लिए तो मैंने यूज़ करोगे, ये गलती थी। क्या आएगा, या तो इसको आप दो तरीके से सही कर लो, आप ऐसा कर लो मच ऑफ द कन्फ्यूजन एंड मैनी ऑफ एरर्स। ठीक है, या फिर ऐसा कर लो कि मच ऑफ द कन्फ्यूजन एंड मैनी ऑफ द, ऐसा ऐसा सही कर सकते हो आप बहुत आराम से, मैनी यूज़ करके सही कर लो, मैनी यूज़ करके सही कर लो इसे। ठीक है, यहाँ पे मैनी लगा लो, या फिर यहाँ पे ऐसा कर लो कि मच ऑफ द कन्फ्यूजन एंड एरर, फिर एरर्स निकाल दो, एरर कर दो एक, तो ये गलती है ऑप्शन नंबर बी में आपके। ठीक है, ऐसे सही कर लेना। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। कहता है ईच ऑफ द एप्लीकेंट्स, याद करो ईच एवरी इधर निधर कहीं भी दिखे आपको वर्ब सिंगुलर लगानी है, आपने वर्ब सिंगुलर लगा ली, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है ईच ऑफ द एप्लीकेंट्स क्लेमिंग द स्कॉलरशिप was asked to provide original documents as proof of their financial background, which the committee verified thoroughly before releasing the funds. तो each of the applicants जो है, ठीक है, स्कॉलरशिप क्लेम करने के लिए उन्हें ये कहा गया, was asked, ठीक है, उन्हें ये कहा गया कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, ताकि एज अ प्रूफ ऑफ देयर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ताकि वो उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो है उसका एक प्रूफ दे सके, और कमेटी वेरीफाई करोगी थॉरोली इनको, और फिर उसके बाद आपके फंड जो है वो रिलीज़ करेगी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। याद करो मैं आपको क्या बता रखा है कि ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ कहीं भी दिखता है वर्ब सिंगुलर यूज़ करते हैं, तो उसने बिल्कुल सिंगुलर वर्ब यूज़ करी है, कोई गलती यहाँ पे नहीं करी है। बट एक गलती उसने कर दी कि आपको याद करो, उसने क्या बोल रखा है, ईच ऑफ द एप्लीकेंट्स, वो हर एक एप्लीकेंट की बात कर रहे हैं, हर एक एप्लीकेंट की, और एक एप्लीकेंट की बात करने की मतलब है कि वो एक को इंडिविजुअल ले रहे हैं। ठीक है, अब उसने यहाँ पे आपका जो पोजेसिव एडजेक्टिव है वो उसने यहाँ पे यूज़ कर दिया है आपका प्लूरल, जो आपको करना था नहीं। एज अ प्रूफ ऑफ देयर फाइनेंशियल, देयर किसका आता है, दे का आता है, दे प्लूरल होता है। अब ही, शी, इट ये सिंगुलर आता है। अब ही का हिज होता है, शी का हर होता है, इट का इट्स होता है, तो इनमें से कोई एक यूज़ करना है। अब एज अ प्रूफ ऑफ इट्स तो आएगा नहीं, क्योंकि आप बात कर रहे हो किसकी, एप्लीकेंट्स की, और एक की कर रहे हो। जब तक जेंडर स्पेसिफिक ना हो आप हर भी यूज़ नहीं कर सकते, बचता सिर्फ एक है, तो क्या आएगा, एज अ प्रूफ ऑफ हिज। तो गलती थी आपकी ऑप्शन नंबर सी में। जल्दी से आंसर दो। By the time the rescue team arrived, the hikers, exhausted and shivering, were found. Exhausted and shivering,
वर फाउंड वेटिंग नियर अ प्रिकेरियस ledge where they had lost their way and hadn't eaten since 2 days. चलो देखते हैं यहाँ पे, कहता जब तक रेस्क्यू टीम पहुंची, ठीक है, हाइकर जो थे वो थक चुके थे और कांप रहे थे, तो ये इट्स अ सूटेबल सीक्वेंस, मैच कर जाता है, कोई गलती नहीं है। और वो कहाँ पाएंगे? नियर द प्रिकेरियस लेज, एक बहुत खतरनाक लेज के साइड पे, वेयर दे हैड लॉस्ट देयर वे। मतलब यहाँ पे अगर 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 मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट याद करवाऊँ आपके पास्ट का, तो जब कभी भी आपको दो एक्शन दिखते हैं, पहला लिखा जाता है पास्ट परफेक्ट में, दूसरा लिखा जाता है आपका सिंपल पास्ट में, ठीक है। तो कहता जब तक रेस्क्यू टीम पहुंची, पहले देखो वो अपना रास्ता खो चुके थे, ठीक है, और फिर रेस्क्यू टीम पहुंची तो हैड लॉस्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये तो बिल्कुल सही लगा, कोई गलती है नहीं यहाँ पे। गलती कहाँ पे? गलती फिर ढूंढो। कहते हाइकर एग्जॉस्टेड थे एंड कांप रहे थे, और वो कहाँ पाए गए? एक खतरनाक लेज के साइड पे, वेयर दे लॉस्ट देयर वे एंड हैडंट ईटन। 2 दिन की बात कर रहे हैं, इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप यूज करते हो अपना फॉर। सिंपल है, सिंपल एज दैट। चलो आगे जल्दी से आंसर दो। द मेमोरेंडम अलॉन्ग विद, जैसे अलॉन्ग विद देखा ना, तुम्हें मेरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कंसेप्ट याद आना चाहिए। अलॉन्ग विद देखते ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कंसेप्ट, अलॉन्ग विद जैसे दिखता है तो आपको पता है पहले वाले को देख के वर्ब आती है, ठीक है। तो मेमोरेंडम की बात कर रही है, कहते हैं द मेमोरेंडम अलॉन्ग विद सेवरल एनेक्सचर्स एंड की स्टडीज वॉज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो मेमोरेंडम है, वॉज लगेगा सिंगुलर, वो कोई दिक्कत नहीं है, ऑल दैट एंड टू इंश्योर they were well prepared for the subsequent discussion in the strategy meeting। चलो कहता है एक मेमोरेंडम जो है कुछ सेवरल एनेक्सचर और केस स्टडीज के साथ डिस्ट्रीब्यूट करा गया हर एक अटेंडी को, ठीक है, जो अटेंड कर रहा था, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो डिस्कशन होने वाली है स्ट्रेटजी मीटिंग में, उसके लिए वो पहले से प्रिपेयर हो सके, पहले से प्रिपेयर हो सके, इसीलिए दिया गया, पहले से हो सके। पास्ट यूज करना है, क्या आएगा? तो इंश्योर दे वर वेल प्रिपेयर्ड, मतलब ये कहीं ना ये आपकी स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। कैसे? अगर मैं बोलूं यहाँ पे आई एम एक्साइटेड, सॉरी आई एम एक्साइटेड, एक सेकेंड दो, ठीक है, आई एम एक्साइटेड, तो ये एक्साइटेड जो है ये कहीं ना कहीं आपका स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, ठीक है। और यहाँ भी आपको वर्ब यूज नहीं करनी है, यहाँ भी आपको वेल इज एडवर्ब, आपको यहाँ पे एडजेक्टिव यूज करना है। अब ये अगर मैं इस टाइम पे पढ़ाना जाऊँगा ना, बहुत डीप चला जाएगा, क्योंकि ये पार्टिसिपल का कंसेप्ट आता है। पार्टिसिपल में आपका वी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है V1 + ing जो है वो एडजेक्टिव का काम करता है, तो ये थोड़ा डीप कंसेप्ट है, बट आपको यहाँ पे इतना समझ आना चाहिए। अगर सिंपल समझाऊँ तो कहते हैं जो मेमोरेंडम था अलॉन्ग विद सेवरल लेक्चर और केस स्टडीज़ के साथ वो डिस्ट्रीब्यूट करा गया सारे अटेंडेंस को, ताकि ये इंश्योर किया जा सके वो पहले से प्रिपेयर हो सके। कौन? आपके वही अटेंडेंस जो थे पहले से हो सके। एडजेक्टिव यूज करना है आपको, दे वर वेल प्रिपेयर्ड, वेल इज व्हाट? इट इज एडवर्ब, एडवर्ब को मॉडिफाई जो है एडजेक्टिव कर सकता है, एंड एडजेक्टिव इस टाइम पे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है एडजेक्टिव का ही काम कर रही है, तो एडजेक्टिव यूज करना था, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन थोड़े पसंद आए हो। अगर आप और ज़्यादा डिटेल में इनको समझना चाहते हो या और ज़्यादा डिटेल में इन कंसेप्ट को पढ़ना चाहते हो, मेक श्योर कि आप जो है, गिव मी 1 सेकेंड, मेक श्योर आप अपनी ऐप में जाएं, ठीक है। आपका ऐप का लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, और आपके कोर्सेज जो है पर्टिकुलर फॉर द JKPSI वो भी आपका मेंशन है, आपका यहाँ पे फॉर द इंग्लिश पर्टिकुलर कोर्स वो भी आपका मेंशन है। तो मेक श्योर आप एक बार विजिट ज़रूर करें, चीज़ों को समझें ज़रूर, एंड नया साल है, मेक श्योर करें कि चीज़ें जो है ये हमेशा आपके अकॉर्डिंग चले, कोई भी कंट्रोल आपको ना कर पाए। लेट इट बी, मान लो कि कुछ साल बाद जब तुम अपने आप को कहीं पे देखो, तो ऐसी जगह पे देखो जहाँ पे तुम्हें रिग्रेट ना करना पड़े कि काश जो मैं पढ़ सकता था तब मैं पढ़ा नहीं, ठीक है। इतना रखते हैं आज के लिए, थैंक यू एवरीवन।